नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में बात करेंगे। ये जो विषय है बीए भाग प्रथम के बारे में जानकारी देने के लिए, इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप जब भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, अभी तक विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि वो जो किताबें पढ़ रहे हैं या जो उनको टीचर समझा रहा है वही इतिहास को जानने का स्रोत है। लेकिन क्योंकि अब आप इतिहास के विद्यार्थी हो चुके हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि इतिहास की जानकारी हमें कैसे होती है। कोई भी वस्तु जब, कोई भी घटना जब इतिहास बनती है तो हमें कैसे पता चलता है कि उस समय क्या हुआ होगा, क्योंकि इतिहास का तो अर्थ ही है इतिहास, यानी जो हुआ था। तो उसकी जानकारी के क्या स्रोत हैं, उसमें से जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनके बारे में आज इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। विद्यार्थियों, इतिहास को जानने के स्रोतों को हम दो भागों में बांटते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। इनको हम प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत भी कहते हैं। जो प्राथमिक स्रोत होते हैं वो उन स्रोतों को कहा जाता है जिस समय वो घटना है वो उसी समय निर्मित हुए थे या उसी काल के होते हैं। और जो सेकेंडरी सोर्सेज या द्वितीयक स्रोत हैं वो स्रोत होते हैं जो घटना के होने के बाद कहे जाते हैं। तो इसलिए आज हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों में जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनमें सिक्के, अभिलेख, स्मारक, मूर्तियाँ, चित्रकला और अवशेष, वस्तुओं के अवशेष जो हैं उनको हम पुरातात्विक स्रोतों में गिनते हैं। अब क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं तो आपके मन में ये जिज्ञासा होना स्वाभाविक है, पुरातात्विक का मतलब क्या है। इतिहास के स्रोत, जैसा मैंने आपको बताया, दो भागों में बांटे गए हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक। पुरातत्व पुरातत्व का मतलब होता है पुराने समय से संबंधित, यानी इतिहास से संबंधित। जैसे यदि आपको अपने दादाजी के बारे में बात करनी है तो यदि आपको अपने दादा का कोई वस्तु मिलती है, उनका यूज़ किया हुआ चश्मा, उनके टाइम का कोई सिक्का, उनके हाथ का लिखा हुआ कोई कागज़, उनके द्वारा की गई कोई रिकॉर्डिंग, तो उन सबको आप कह सकते हैं हमारे दादाजी के समय की के सोर्सेज हैं जो उन्होंने कहे थे या बताए थे। तो इसी तरह से जब हम पुराने इतिहास की, तो आपके दादाजी की बात हुई तो आप आसानी से उस चीज़ को पता लगा सकते हैं। लेकिन जो घटनाएं हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले हो चुकी थी, उनकी जानकारी कैसे हो। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अशोक के काल में ये हुआ होगा, या चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ये हुआ होगा, या रामायण के काल में ये हुआ होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस तरह की चीज़ें हुई थी, इस तरह की घटनाएं हुई थी। तो उसका एक सोर्स तो है जो साहित्य लिखा गया, या तो उस समय लिखा गया या उस घटना के होने के बाद लोगों ने उसका वर्णन किया है। तो उन सब चीज़ों को तो हम, जो उस घटना के होने के बाद जो वर्णन किया जाता है उनको तो हम साहित्यिक स्रोतों में ले लेते हैं। लेकिन जो चीज़ें, जो स्मारक बने थे, जो वस्तुएं उस समय हुई थी, जो सिक्के मिले थे, जो भवन मिले थे, जो मूर्तियां मिली थी, उनसे आपको आइडिया होता है कि इस काल में किस तरह की कला थी, किस तरह की संस्कृति थी, किस तरह का वेशभूषा थी, किस तरह का खान पान था। तो इन चीज़ों की जानकारी हमको पुरातात्विक स्रोतों से होती है। जैसे आपको उदाहरण के लिए बता दूं, आप लोगों ने, बहुतों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा, और हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते ही नर्तकी की मूर्ति के बारे में आपने ज़रूर देखा होगा, या मोहनजोदड़ो के स्नानागार के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो जब हम मोहनजोदड़ो का स्नानागार देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उस काल के लोग अपनी इंजीनियरिंग कुशलता में, अपनी वैज्ञानिक कुशलता में कितने दक्ष थे, किस तरह से वो वाटर का मैनेजमेंट करते थे, किस तरीके से वो पानी की निकासी का प्रबंध करते थे। तो ये सब चीज़ें उस स्नानागार को देखने से पता चलती हैं। तो उस दशा में वो जो स्नानागार है या वो जो स्मारक है वो हमारा ऐतिहासिक स्रोत हो गया। उसका अध्ययन करने से हमको हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ
होने लग जाती हैं। इसी तरह से जब खुदाई हुई थी या उत्खनन हुआ था सिंधु सभ्यता का, तो जिस तरह से सड़कें मिली थी, जिस तरह से नाली व्यवस्था मिली थी, उन सब चीज़ों को, वो सब पुरातात्विक स्रोत थे, यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस थे, जिनकी वजह से हमको उस पूरी सभ्यता के होने की, उस समय की संस्कृति की, उस काल की वस्तुओं की जानकारी हमको प्राप्त हुई। तो इसलिए पुरातात्विक स्रोत बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत होते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि खुदाई के दौरान प्राप्त वे पुरानी वस्तुएं जो इतिहास की रचना में सहायता करती हैं, जिससे हमें इतिहास को जानने में सहायता मिलती है, वो सभी पुरातात्विक स्रोत कहलाती हैं। इनमें अभिलेख, मुद्रा, स्मारक आदि प्रमुख हैं। भारत के संदर्भ में यदि देखा जाए तो भारतीय जॉन कनिंघम जो थे अंग्रेज अधिकारी, उनको भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उनको ऐसा? क्योंकि उनके काल में बहुत सारे स्मारकों, बहुत सारे अभिलेखों के बारे में अध्ययन हुआ था, और उससे भारतीय इतिहास की कड़ियों को जोड़ने में, भारतीय इतिहास में क्या हुआ था इसको रिकलेक्ट करने में, इसको रीडिफाइन करने में, व्याख्या करने में हमें इसकी बहुत मदद मिली थी। इसलिए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। अब हम आते हैं पहले जो हमने आपको बताया, अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ, स्मारक, मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, और भग्नावशेष जो होते हैं, वो सब चीज़ें हमारे पुरातात्विक स्रोतों में आती है। तो उसी कड़ी में जो सबसे पहली चीज़ है वो है अभिलेख। अभि और लेख इससे मिलकर बना है। अभिलेख प्राचीन भारत की जानकारी के बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं, क्योंकि अभिलेख समकालीन होते हैं। अब ये समकालीन क्या होता है, जो मैं आपको तब भी बता रही थी, जिस काल की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो महाभारत काल हो, चाहे वो अशोक का काल हो, चाहे चंद्रगुप्त, कोई भी राजा का, किसी भी व्यक्ति का काल हो, जिसकी भी बात हम कर रहे हैं, उसी काल में उनकी रचना होती है। तो इसमें किसी भी प्रकार के गलती होने की या कुछ अलग लिखने की संभावना कम होती है, क्योंकि यदि आप कोई भी चीज़ उसी काल में कहोगे तो यदि वो गलत होगी तो लोग उसका विरोध करेंगे। तो यदि वो विरोध नहीं हो रहा है तो उस काल के, उसको प्रामाणिक होने की, कि उसी काल में रची गई थी, उसके प्रामाणिक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए पुरातात्विक स्रोतों को बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है, और इनको साहित्यिक स्रोतों से ऊपर समझा जाता है, क्योंकि साहित्यिक स्रोत में तो जो व्यक्ति का अपनी मनःस्थिति होती है, उसकी जो अपनी विचारधारा होती है, उसका प्रभाव उसके लेखन पर दिखाई दे सकता है। लेकिन स्मारकों पर, मूर्तियों पर, सिक्कों पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं होता। उसमें जो चीज़ दिखाई देती है वो वही होती है जो सत्य में हुई होती है। इसलिए ये समकालीन होते हैं और महत्वपूर्ण और प्रामाणिक स्रोत होते हैं। जिस राजा अथवा राज्य के विषय में अभिलेख पर लिखा होता है, अभिलेख की रचना भी उसी शासनकाल में होती है, अतः उस तथ्य के सत्य होने की संभावना अधिक हो जाती है। अभिलेखों से हमें उस काल की राजनैतिक, सामाजिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। ये तो है ही, क्योंकि जानकारी हमें प्राप्त होती है, साथ ही हमें उस राज्य की सीमाओं के बारे में, राजा के व्यक्तित्व के बारे में भी सटीक जानकारी जो है इस अभिलेख से प्राप्त होती है। क्योंकि जो अभिलेख होते हैं वो राजाओं के बारे में सही जानकारी हमको देते हैं, और जहाँ जहाँ वो अभिलेख पाए जाते हैं वहाँ वहाँ उस राजा की सीमाएं होती होंगी, इसका भी पता चलता है। यानी उस राज्य का, राजा का या राज्य का प्रभाव क्षेत्र जो है वो अभिलेख निर्धारित करते हैं। और व्यक्तित्व क्या होता है, जैसे कि जब हम अभिलेख में अशोक की अभिलेखों की बात करते हैं तो वो बौद्ध धर्म का प्रतिपादक हो गया था। वो जनता को सत्य और अहिंसा का संदेश देना चाह रहा था। उसका निजी व्यक्तित्व कैसा था, इन सब चीज़ों की जानकारी हमको अभिलेखों से बहुत आसानी से प्राप्त होती है। तो जो प्रसिद्ध इतिहासकार थे रमेश चंद्र मजूमदार, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात अभिलेखों के बारे में लिखी। अभिलेख समसामयिक होने के कारण विश्वसनीय प्रमाण हैं, और उनसे हमें सबसे अधिक सहायता मिली है। अब जो अभिलेख होते हैं उनकी भाषा कैसी है?
ये संस्कृत में, यदि हम प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो हमें बहुत सारे अभिलेख संस्कृत में, प्राकृत अथवा मिश्रित, प्राकृत भाषा में या पाली भाषा जो उस समय चलती थी उसमें, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ आदि भाषाओं में खुदे हुए मिले हैं। इन विभिन्न अभिलेखों के अध्ययन से हमको किसी राज्य विशेष के बारे में ही जानकारी प्राप्त नहीं होती है, हमको ये भी पता चलता है कि उस समय कौन सी भाषा कितनी शक्तिशाली थी, उसकी क्या लोकप्रियता थी, उसकी शक्ति का भी हमें पता चलता है। तत्कालीन साहित्यिक शैली का पता चलता है, साहित्य की प्रगति का बोध होता है और कला के विभिन्न अंगों पर भी ये अभिलेख प्रकाश डालते हैं। अब हम बात करते हैं अभिलेख कितनी तरह के होते हैं। अभिलेख का मतलब होता है कहीं भी लिखा हुआ कोई भी लेख। अब यदि हम प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में बात करें तो हम समझेंगे कि अभिलेख कहाँ कहाँ लिखे जाते हैं। इसके आधार पर हम अभिलेखों को कई पार्ट्स में बांट सकते हैं। यदि वो शिलाओं पर उत्कीर्ण हैं तो वो शिलालेख कहलाते हैं। यदि वो किसी गुफा के अंदर लिखे गए हैं तो उन्हें गुहालेख या गुफालेख कहा जाता है। यदि किसी स्तंभ के ऊपर उत्कीर्ण कराए गए हैं तो उनको स्तंभ लेख कहा जाता है। यदि किसी ताम्र पत्र पर यानी तांबे कांसे की प्लेट्स पर लिखे हुए लेख मिलते हैं तो उन्हें ताम्र पत्र लेख कहा जाता है। और यदि किसी मूर्ति के नीचे मिलते हैं तो उन्हें मूर्ति लेख कहा जाता है। तो अभिलेख कहाँ पर लिखे गए हैं या खुदे हुए हैं, उनके आधार पर हमने उन्हें 5 पार्ट्स में बांट दिया है। फर्स्ट शिलालेख, दूसरा गुफा या गुहालेख, तीसरा स्तंभ लेख, चौथा ताम्रपत्र लेख और पांचवा मूर्ति लेख। अब शिलालेखों की बात करते हैं। शिलालेख नाम से ही स्पष्ट है, शिला यानी पत्थर की चट्टान पर लिखा हुआ लेख। तो सबसे प्राचीन जो शिलालेख हैं जो मौर्य शासक काल में अशोक के लिखे हुए हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख जो हैं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं और ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने वाला विद्वान जो था, उसको डिसाइफर करने वाला विद्वान 1837 में जेम्स प्रिंसेप था। उसके बारे में उसने एक ऐसे शिलालेख की खोज की थी जिसको रोजेटा कहा जाता है, जिसमें दोनों लिपियों में लिखा हुआ था। तो उसने डिसाइफर किया कि इस लिपि का मतलब ये होता है। अशोक के इन अभिलेखों में तत्कालीन धर्म और राजत्व के आदर्शों पर बहुत सारा प्रकाश मिलता है। और अशोक के अभिलेखों के अलावा समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख, रुद्र दमन का गिरनार अभिलेख, चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय का एहोल अभिलेख, इन सब अभिलेखों के बारे में आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और इनको जानने की और याद रखने की कोशिश करिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में या मल्टी ऑप्शन क्वेश्चंस के रूप में आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति किस शासक के बारे में बताती है, या गिरनार अभिलेख कौन सा है, या रुद्रदामन का अभिलेख कौन सा है, या एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। इसके अतिरिक्त प्रतिहार नरेश मिहिर भोज का ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख और बंगाल के शासक विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख, ये प्रमुख अभिलेख हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये वो शिलालेख हैं जो बड़े बड़े पत्थरों की शिलाओं पर इन शासकों ने अपने आदर्शों के बारे में, अपने विचारों के बारे में, अपने सिद्धांतों के बारे में जनता को बताने के लिए खुदवाए थे, जिनको उत्कीर्ण कराना कहते हैं। इन भारतीय लेखों के अतिरिक्त हमें कुछ विदेशों में भी लेख प्राप्त हुए हैं जो हमारे इतिहास पर बहुत अधिक प्रकाश डालते हैं। इनमें जो सबसे प्रमुख अभिलेख है वो एशिया माइनर जो है उसमें स्थित बोगास कोई का अभिलेख है। इस बोगास कोई के अभिलेख में वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है कि इंद्र, मित्र, वरुण इत्यादि देवताओं का उल्लेख मिलता है और पता चलता है कि आर्यों का जो प्रभाव था वो इस क्षेत्र में भी था। तो ऐसा इसी अभिलेख के आधार पर ये माना गया था कि आर्य जो हैं वो बाहर से आए थे। और इसके अतिरिक्त पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम यानी ईरान के अभिलेखों में भी भारत और ईरान के पारस्परिक संबंधों का हमें बोध होता है। तो इसलिए ये अभिलेख भी बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख हैं।
अब हम बात करते हैं शिलालेखों के बारे में। जो आप देख रहे हैं ये किस तरह से, जैसे हमने कहा था कैसे चट्टानों पर लिखे हुए हैं, तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इस तरह के आपने शिलालेख जो जिसे कहते हैं, या आपने जहाँ कोई नया भवन बनता है वहाँ पर आपने देखा होगा कि माननीय मंत्री महोदय ने इसका उद्घाटन किया, शिलापट लगता है। तो वो चीज़ जो थी वो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो पुराने राजा होते थे वो बड़े बड़े चट्टानों पर, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों पर अपनी बात को लिखवाते थे। उनको ही हम शिलालेख कहते हैं, जैसा कि आप इन दोनों तस्वीरों में देख सकते हैं। ये एहोल अभिलेख का चित्र है जो आप देख रहे हैं, जो कि पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य नरेश था उसके द्वारा लिखाया गया था। अब हम बात करते हैं स्तंभ लेख के बारे में। स्तंभ यानी खंबा। आप लोगों ने अशोक के प्रमुख स्तंभों के बारे में देखा होगा, सारे बच्चों को पता है, क्योंकि जो हमारी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक के ही स्तंभ के ऊपर जो 4 शेर बने हुए हैं उनका जो 3D इम्पैक्ट है, उसमें से 3 शेरों का जो चिन्ह है वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। तो अशोक का जो स्तंभ लेख है, इसी प्रकार आप कुतुब मीनार के बारे में भी जानते होंगे। मेहरौली का जो लौह स्तंभ है वो भी एक प्रमुख स्तंभ है। तो जो भी खंबे होते थे, चाहे वो पत्थर के हों, चाहे वो किसी धातु के हों, उनके ऊपर राजा बड़े बड़े खंभों को बनवाकर, स्तंभों को बनवाकर और उसके नीचे अपने बात को उत्कीर्ण कराते थे, लिखवाते थे अपने सिद्धांतों को, अपनी शिक्षाओं को, जनता को देने वाले संदेशों को, और उन्हीं को हम स्तंभ लेख कहते हैं। अशोक जब कलिंग विजय के पश्चात महान बौद्ध हो गया था, तो उसने आध्यात्मिक विजय के लिए मानवता के सिद्धांतों को जनता में प्रचारित और प्रसारित करने का निश्चय किया था। और उसका उद्देश्य था कि जनता के कष्टों को दूर करना, उनको सद्मार्ग पर चलने और राजा और प्रजा के बीच में संबंध स्थापित करने का उसका आशय था। और उसने अपने राज्य की, जहाँ तक उसका राज्य था, उसके कोने कोने में स्तंभों और शिलालेखों का जाल बिछा दिया था। अपनी राजाओं की आज्ञा से और घोषणाओं से अशोक ने स्तंभों और शिलालेखों पर उत्कीर्ण कराया था। और अशोक के पश्चात के अभिलेखों में उनको राजकीय कहा जा सकता है, जिनमें कुछ इसके अलावा जो कुछ प्रशस्तियां हैं वो महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो समुद्रगुप्त की प्रशंसा में अशोक स्तंभ के नीचे ही लिखी गई थी, और ये आजकल प्रयाग या इलाहाबाद के किले में है। इसी तरह का एक बहुत ही फेमस स्तंभ लेख है, जो यूनानी राजदूत था हेलियोडोरस, उसका बेस नगर यानी विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ लेख। अब ये गरुड़ स्तंभ लेख क्यों महत्वपूर्ण है, इससे पता चलता है कि किस प्रकार से यूनानी, शक, हूण, कुषाण, ये जो जातियां भारत में बाद में आई थी, उन्होंने किस तरह से भारतीय धर्मों को, स्पेशली भागवत धर्म जो विष्णु से संबंधित धर्म था, उसको किस तरह से अंगीकार कर लिया था। और उसका जो उल्लेख है उसके गरुड़ स्तंभ में मिलता है, और उसके ऊपर जो गरुड़ विष्णु का चिन्ह है उसका उल्लेख भी होता है। तो इस तरह की जो अभिलेख हैं उनसे हमको राजा का क्या कैरेक्टर था, उसका क्या धर्म था, उसका क्या मंशा थी, वो किस तरह का जीवन व्यतीत करता था, वो किस तरह के सिद्धांतों में विश्वास रखता था, और उस काल में जो राजा करता था वही प्रजा भी फॉलो करती थी। तो उस काल की यदि आपको जनरल जानकारी चाहिए कि उस काल की संस्कृति किस तरह की थी, कला किस तरह की थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, तो इन सब चीज़ों की जानकारी हमको इन स्तंभ लेखों, शिलालेखों से होती है। ये आप देख रहे हैं, इसको आपने सबने, सबके पास नोट होते होंगे, वो आपने सबने देखा है जो मैंने बताया है। ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ये अशोक के सारनाथ अभिलेख के स्तंभ लेख के ऊपर का जो है, जिसे अशोक की लाट भी कहते हैं। और इसके साथ की जो फोटो है उसमें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, जो प्रयाग के किले में स्थित है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से आज भी स्तंभ जो है उसकी पॉलिश बरकरार है, और उसके इस स्तंभ लेख पे जो लिखा गया है उसे इतिहासकारों ने पढ़ा है, डिसाइफर किया है,
और ये समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी गई प्रशस्ति। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा में किया गया या लिखा गया लेख है। अब हम आते हैं गुहा लेख, इसे गुफा लेख भी कहते हैं। पहले राजा जो थे बड़े धार्मिक संप्रदायों के लिए या किसी विशेष कार्य के लिए बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर गुफा बनाते थे, उनमें पॉलिश कराते थे और उन पे अपने लेख लिखवाते थे। और जो गुफाओं में लिखा गया है उसे गुफा लेख कहते हैं। ये उनमें गुफाओं में से प्राप्त अभिलेख हैं। इसमें भारतवर्ष में सबसे उल्लेखनीय है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख जो भुवनेश्वर जो है, उड़ीसा में स्थित भुवनेश्वर में है। ये रुद्रदामन जो कलिंग नरेश था उसका अभिलेख है। इसके अतिरिक्त रेशम के बुनकरों की जानकारी हमें मंदसौर के अभिलेख से और सती प्रथा के साक्ष्य हमको भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलते हैं। अब बिहार में गया जिले में बराबर नाम की गुफाएं हैं जिसमें अशोक के अभिलेख मिलते हैं, जो अशोक ने आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए दान दे दिए थे। इससे क्या पता चलता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अंगीकार जरूर किया था, लेकिन वो एक धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था। वो जैन, आजीवक और अन्य संप्रदाय के लोगों को भी बहुत उसकी केयर करता था। ये सभी अभिलेख जो हैं प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल दो अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख ब्राह्मी में नहीं है और ये खरोष्ठी लिपि में है। लिपि का मतलब स्क्रिप्ट, जैसे हम जो हिंदी लिखते हैं वो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो ब्राह्मी और खरोष्ठी प्राचीन भारत की प्रमुख लिपियां थी और दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये आप देख सकते हैं गुफाओं पे प्राप्त चित्र मिलते हैं, इनसे भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। ये आदि मानव के बनाए हुए चित्र हैं। और ये हाथी गुम्फा अभिलेख जो भुवनेश्वर में पुरी में स्थित है, सॉरी भुवनेश्वर में स्थित है हाथी गुम्फा अभिलेख, धौली के पास। ये आप देख रहे हैं किस प्रकार से चट्टानों पर काटकर लिखे गए हैं। अब हम बात करते हैं ताम्रपत्र लेख एवं मूर्ति लेखों के बारे में। तांबे की प्लेट्स पर लिखे गए अभिलेखों को ताम्रपत्र लेख और मूर्तियों पर लिखे गए अभिलेखों को मूर्ति लेख कहा जाता है। भारत पर प्रकाश डालने वाले अभिलेख पाली, प्राकृत और संस्कृत भाषाओं में लिखे गए हैं, लेकिन कुछ अभिलेख हमें तमिल में, मलयालम में, कन्नड़ में और तेलुगु भाषाओं में भी मिलते हैं। इनमें से ज़्यादातर अभिलेख जो हैं वो ब्राह्मी लिपि के हैं, अगर कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में भी प्राप्त हुए हैं। अब ये ताम्रपत्र अभिलेख कैसे होते थे? जैसे आजकल आप किसी को कुछ लीज पे देते हैं या सेल करते हैं तो हम कागज़ की विक्रय पत्र बनवाते हैं या सेल डीड या लीज डीड देते हैं। तो उस समय कागज़ का तो प्रचलन नहीं था, तो कैसे पता चले कि ये भूमि किसी को अनुदान में या दान में मिली है? तो ताम्र पत्रों पर राजा के द्वारा, राजा के हस्ताक्षर या सील लगे हुए ये ताम्र पत्र होते थे जो उस व्यक्ति को दिए जाते थे जिसको भूमि अनुदान में मिलती थी। तो हमें ये पता चलता है, जब हम अभी आप गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुप्त काल के एंड तक आते आते वहाँ की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, या वहाँ पे सामंत प्रथा का उदय होना शुरू हो गया था, या राजा के पास इतने धन नहीं होता था कि वो अपने अधिकारियों को सैलरी दे सके, तो वो उनको भूमि और उस पे कर इकट्ठा करने का अधिकार दे देता था। तो ये बात कैसे पता चलती थी? इन ताम्र पत्रों से जो किसी खास राजा के काल के होते थे। तो हमें गुप्त काल के अंत में ऐसे बहुत ताम्रपत्र अभिलेख उस काल के मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उस काल में ये प्रथा जो थी वो बहुप्रचारित हो गई थी, बहुत अधिक प्रचलित हो गई थी। तो इसलिए इनसे हमें इसका पता चलता है। मोहरों और मुद्रा अभिलेखों की संख्या को हम असंख्य कह सकते हैं, बहुत सारे हमें मिले हैं। इसमें हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के, कुमारगुप्त के, स्कंदगुप्त आदि के इतिहास के बारे में जानकारी हमको इन ताम्रपत्र और मूर्ति लेखों से प्राप्त होती है। और वंशावली के निर्माण में भी इन अभिलेखों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उसमें राजा, राजा के पिता, राजा के पिता के भी पिता का नाम अक्सर मेंशन होता है। तो उससे पता चलता है कि ये इस राजा से पूर्व का राजा ये था,
तो इस तरह से वंश का निर्माण कैसे हुआ, वंशावली राजाओं की, उसको करेक्शन करने में, उसके बारे में सही आकलन करने में हमको जानकारी इन ताम्रपत्र लेखों से होती है। और अनुदान पत्रों, मोहरों और मुद्रा अभिलेखों से ही हमको गुप्त काल के इतिहास की बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम ने देखा कि किस प्रकार से शिलालेख, अभिलेख, ताम्रपत्र लेख, गुफा लेख, स्तंभ लेख, ये जो चीज़ें हैं, इन्होंने इतिहास के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान किस तरह से दिया, किस प्रकार से ये पुरातात्विक स्रोतों के रूप में एक महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वीडियो का, उसमें हम बात करेंगे सिक्कों के बारे में, मिट्टी के बर्तनों यानी मृदभांडों के बारे में, स्मारकों के बारे में और बाकी बचे हुए अन्य अवशेषों के बारे में, जो इतिहास के निर्माण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स होते हैं और जिन्होंने इतिहास को विकसित करने में, उसकी रूपरेखा को तैयार करने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप इसको अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।